आप सब लोग जो हमारे साथ यहाँ फिजिकली जुड़े हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। कई लोग ऐसे भी हैं जो हमारे साथ डिजिटली भी जुड़ रहे हैं। तो हमारी जो ऑडियंस है वो सिर्फ इस ऑडिटोरियम तक सीमित नहीं है। हमारी ऑडियंस जो है वो आज तक के अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए जुड़ रही है हमारे साथ। चलिए अब हम थोड़ा सा मूड बदल लेते हैं, क्योंकि लंबा दिन रहा है, आखिरी सत्र की तरफ हम आ गए हैं, पर मूड बदलने के लिए हवा बदलनी पड़ेगी। और वो बदलने के लिए सबसे जो सही लोग रहेंगे वो जिन्होंने बदलाव को इस कृषि में लाया है, जो बदलाव लाते रहे हैं। तो जो हमारा अगला सेशन है वो इसी से जुड़ा हुआ होगा। बदलेगी हवा, पद्मश्री किसान से प्रेरणा। Completely devoid of sulfur in any form. Recognizing the fact that crops need sulfur in large amounts, sulfur was given the status of full fertilizer under FCO in December 2006. As per TSI, FAI, IFA, sulfur affects yield in crops to a substantial extent. But it is important to note that this can only be achieved effectively with the use of the correct sulfur fertilizer. For every 6 to 7 units of nitrogen, 1 unit of sulfur is required. There is a significant role of sulfur, zinc and nutrients other than NPK in balanced nutrition, and WDG fertilizers are amongst the most cost effective and the most efficient nutrient providers to a crop. WGs or water dispersible granules are a modern and relatively environmentally friendly delivery system of imparting various actives to the target soil, plant or pest. Further, combining their knowledge of sulfur of 5 decades with the revolutionary WG technology, Sulfur Mills Limited offers to the farmers the globally patented world's first WG sulfur fertilizer, Fertis. Fertis, an innovative sulfur-based fertilizer. In 2007, technology, in the case of Fertis, it became all the more difficult because of the high concentration of the active content, because it is 90% of sulfur. It is a 90% sulfur fertilizer. It has an extremely small particle size. It is available to plants within 24 hours to 48 hours of application. It has good spread and quick dispersion. It is also suitable for drip irrigation and fertigation applications. Moreover, it has a high efficiency at a lower dosage. Particle size is one of the key features. तो चलिए इस सत्र की शुरुआत करते हैं। और इस सत्र के लिए मैं उन खास किसानों को मंच पर बुलाना चाहूंगी जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। ये सब किसान जो हैं उन्होंने बदलाव का आगाज किया है कृषि में। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती राजकुमारी देवी को, जो बिहार से हैं। श्री सेतपाल सिंह जो कि सहारनपुर से हैं, ये भी पद्मश्री अवार्डी हैं। श्री भारत भूषण त्यागी बुलंदशहर से हैं, पद्मश्री अवार्डी किसान हैं। और श्री कंवल सिंह चौहान, जिनके बारे में आपने शायद पिछले सेशन में सुना होगा। उमाशंकर पांडे जी, ये भी बांदा जिले से हैं और पद्मश्री अवार्डी हैं। तो ये सारे जो किसान आप अपने सामने देख रहे हैं, ये सब हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और किसान तक में हम भाग्यवान हैं कि आप आए हैं, हमारे मंच पर हमारे साथ बैठे हैं। शुरुआत मैं उनके साथ करना चाहूंगी जिनको लोग किसान चाची के नाम से जानते हैं। तो राजकुमारी जी, किसान चाची ये नाम कैसे पड़ा आपका? सबसे पहले तो यही बताइए। और महिला किसान होना बेहद मुश्किल काम है, आसान नहीं है, और पद्मश्री किसान होना तो और मुश्किल है। तो कैसे किया आपने ये?
मंचा से मैं सभी आदमी को नमस्कार कर रही हूँ, आपको भी जो हमको यहाँ तक बुलाए और दूर दूर से हमारे पूरे भारत भर के जो किसान लोग आए हुए हैं पद्मश्री, मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। यहाँ तो किसान चाची हमारा नाम पड़ गया। हम तो अपने गरीबी को दूर किए। हमको 3 बच्चे थे और हमको बहुत काफ़ी गरीबी था, तो हम अपने से खेती किए, अपने काम को आगे बढ़ाए, बच्चे लोग को पढ़ाए लिखाए जो भी किए। लेकिन जब हम खेती कर रहे थे तो हम 96 से पूसा यूनिवर्सिटी है, पहले जो लोग हम लोग के यहाँ जो था ना, अपने बीज माने उपजाए और उसी को बीज को साल भर के लिए रखते थे और उसी बीज को हम लोग फिर लगाते थे, तो उससे क्या होता था, पैदावार धीरे धीरे कम हो जाता था। तो हम पेपर ऊपर में सुने कि पूसा यूनिवर्सिटी से बीज लगाने से अच्छा होता है, तो हम 90 से खेती कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद हम 96 के बाद हम पूसा यूनिवर्सिटी से बीज लाकर किए। हमारा पैदावार जो भी होता था, थोड़ा तो जमीन था, गरीबी था, हमारे ससुर बांट दिए हुए थे, 3 बच्चे थे, तो हम दिमाग में यही सोचे कि धान गेहूं का खेती करेंगे ना, साल 6 महीना के बाद पैसा हमको आएगा। क्या दिमाग था, बच्चे लोग का खाने पर काफ़ी कठिनाई था, तो हम सब्जी का खेती किए, जैसे कद्दू हुआ, खीरा, बैगन, मिर्चाई, जो भी सब्जी का जो उत्पाद होता है उसी चीज़ का हम खेती किए। हमारे पति पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो खैनी बेचते थे, वही सब्जी जो टूटता था 2 महीना का बाद सब्जी का खेती जो है ना, आप कीजिएगा 2 महीना में आमदनी आपको आ जाएगा। तो वही हम अपना वही सोचे, तो हम सब्जी का खेती किए और पति खैनी भी बेचते थे और उसी जगह सब्जी भी बेचते थे। हमारे सरैया में रोज मार्केटिंग गुदरी लगता है, तो उसी में ऐसे ही धीरे धीरे करते करते उसके बाद में पूसा यूनिवर्सिटी से संपर्क किए, वहाँ से बीज ला करके तो अपना खेती किए, जैसे पपीता है, ओल है, अच्छा वेराइटी, अच्छा का वेराइटी का खीरा हुआ, कद्दू हुआ, हरा मिर्चाई, बैगन, वहीं से बीज ला करके। उसके बाद में मुजफ्फरपुर जिला में कृषि विज्ञान केंद्र है, तो जिला कहता है, लेकिन हमारे घर से 2 किलोमीटर पर कृषि विज्ञान केंद्र हो गया। तो जब कृषि विज्ञान केंद्र का स्थापना वहाँ पर हो गया 2000 में, तब और हमको बल मिल गया, वो हमको मेंबर बना लिए। और जहाँ तहाँ हमारे इलाका में कहते थे कि हम लोग जाते हैं तो कोई समझता नहीं है, किसान जो कौन आ गया, क्या हुआ, कोनो ऐब नहीं करता है। उस गाँव में जाते हैं, हम लोग कहते हैं कि हम वैज्ञानिक हैं, आप लोग के लिए माने खेती में कुछ बताने के लिए हम लोग आए हैं, कोई निकलता भी नहीं था। तो वो लोग हमको कहे कि आप चलिए ना, आप खेती करते हैं, सब जानता है। तो हम उन लोग के साथ एम्बेसडर बन गए आप। फिर हम उन लोग के साथ जाते थे, तो हम जेंट्स लोग को बुलाते थे, महिला लोग को बुलाकर बैठाते थे और कहते थे कि देखिए इन लोग से सीखिए समय से। जैसे हम लोग है ना, गांव में विधि व्यवस्था होता है कि इजोरिया में कोनो काम करता है लोग, तो हम लोग इजोरिया में पूर्णिमा को फला चीज बोआएगा, फला चीज रोपाएगा, ये सब गाँव का एगो टेक्निक था। लेकिन वैज्ञानिक से संपर्क करने में इजोरिया आने पर तिथि आगे बढ़ जाता है। तिथि के अनुसार वैज्ञानिक लोग का कहना था, तिथि के अनुसार आप भाव कीजिएगा, जो पौधा लगाइएगा वो अच्छा होगा, वो 5 दिन पीछे पड़ जाएगा तो उसका फलन कम हो जाएगा। तो कृषि विज्ञान केंद्र का हमारा ज्यादा संपर्क था, उसमें मेंबर भी बन गए। पूसा यूनिवर्सिटी हम तो खेती करने लगे। बिल्कुल। तो हम एक चीज है इसमें, आप विज्ञान को साथ लेके चलती रही। जी, हम इसको जब समझे, ऐसे पढ़े लिखे थे। देखिए किसान भाई में लोग कहे ना ज्ञान का कमी, सही बात है, ज्ञान का भी कमी है, एकता भी नहीं है। कहीं भी देखिएगा रोड पर टेम्पू वाला से कुछ बतरस किसी दूसरे को हो गया तो जल्दी टेम्पू वाला सब में एकता हो जाता है और उससे झगड़ा करने लगता है। गाड़ी वाला का एकता हो जाता है, उससे झगड़ा कर ले। बाकी किसान एगो कैसा माने, हम लोग किसान कहाने के लिए होते हैं, हम लोग अन्नदाता हैं, सब आदमी को, बड़े बड़े लोग को पेट भरते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं। हम लोग जो चीज पैदावार करते हैं, कनही बैगन खाते हैं, माने ये सब हम लोग अच्छा खाना न खाते हैं। काहे कि होता है कि पैसा का जरूरत रहता है, होता है कि अच्छा चीज अच्छा मार्केट में भेजेंगे तो अच्छा दाम मिलेगा, हम लोग किसी तरह गुजर कर लेते हैं। तो भी किसान इतना बुर्बक हम लोग हैं, उसको तो हम ही कहेंगे, हम लोग इतना बुर्बक हैं, एकता नहीं है। एकता हो जाता, आज हमारे प्रधानमंत्री क्यों कोई चीज का रेट लगाते,
मुख्यमंत्री क्यों रेट लगाते हैं? जिनके चीज का धान कुछ बात हम करे जो चल रहा है उस समय से, हम लोग अपना चीज का अपने रेट लगाते, एकता होता तब। हम लोग सोचते कि इस समय में मगही को भी होता है, अब हनुआ कथिका ये सब जो होता है, तो हम लोग उसमें एकता कर लेते कि आप इतना रुपया, हम इतना रुपया, हम। जब मार्केट में 100 आदमी काट कर एक बार ले जाते हैं, उस समय ग्राहक नहीं रहता है, तो औने पौने दाम में बेचना पड़ता है। किसान चाची जी, यहाँ मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगी, विज्ञान के साथ अब तकनीक भी कर लीजिए, यूट्यूब चैनल आप खोल लीजिए। आप जो ज्ञान दे रही हैं ना, वो हम ज्ञान दे रहे हैं, बात सुन लीजिए। लोग हम गरीब घर से हैं, हम इतना छलांग मारने वाले नहीं है। आप सभी आदमी गूगल पर किसान चाची का नाम लिखिए, सब आदमी सब बतवा पढ़िए, देखिए हम छलांग मारने वाले ये सब काम करने वाले नहीं। हम अपना गरीबी दूर किए और समाज को अपना विस्तार पूर्वक बनाए। हम अभी लोग रहा है, हम कृषि विज्ञान केंद्र हुआ पूसा यूनिवर्सिटी में, जिस समय गोपाल जी द्विवेदी थे, उस समय से आना जाना हमारा है। उसके बाद में पूसा दिल्ली हुआ, HP सिंह है यहाँ पर, हम सब जगह ट्रेनिंग लिए हुए हैं और ट्रेनिंग लेकर खेती करते हैं। लेकिन जो समझ रहा है आपका बात, सो ही ना आगे बढ़ेगा। तो किसान में एकता हो जाता तो इतना पहाड़ा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं था। किसान का जब एकता होता, देखिए हम इस समय समझते हैं इसलिए कि हम अचार बनाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र हमारा 36 ग्रुप था, सबको सब चीज का ट्रेनिंग दिलवाए। लेकिन हम सोचे, हम गरीब महिला थे, हमको पैसा नहीं था, तो हम जहां तहां किसान के यहाँ जब जाते थे कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से, तो वहां किसान यही कहते थे कि हम लोग जिस समय पैदावार करते हैं उस समय कम रेट हो जाता है। तो सब किसान का उपज हो जाता था, तो पैदावार आपको जल्दी पैसा का जरूरत है, तो बेचने के लिए चाहे तो रेट कम में मिलेगा। तो हम लोग लोन के लिए हमेशा कर्जे में लदे रहते हैं, हम लोग का कभी लोन सस्ता नहीं है। सही बात है। तो हम इसीलिए फूड प्रोसेसिंग का ट्रेनिंग लिए, प्रिजर्वेशन का ट्रेनिंग लिए, और ले करके 150-200 रुपया हमको था। हम अचार बनाए, अचार बना करके हम साइकिल सीखे। लोग कहता है ट्रेनिंग ले लेता है, लोग बैंक में लोग दौड़ने लगता है, कहता है मार्केट कहाँ मिलेगा। अरे कहाँ मार्केट मिलेगा, भूख लगा हुआ है हमको, तो हम लोग सोचेंगे जो कैसे खाना बनाएंगे, कैसे करेंगे और खाएंगे। तो हम मार्केट के लिए किसी को नहीं करेंगे। हम साइकिल चला करके 150-200 रुपया का अचार बना करके आज हम कितने आगे बढ़े हुए हैं। तो किसान मेहनत करना पड़ेगा। आज भी हमारा ये उम्र है, 70 साल का हो गया, तो भी हम काम करते रहते हैं। देखिए, कोई घर पर जाएगा तो ऊपर स्थिति देखेगा तो किसान चाची को चिन्हबो नहीं करेगा। तो हम लोग का काम बेटा है, यहाँ बैठे हुए बहू है, महिला लोग को ले करके किसान चाची जी, आपको मैं बताऊं, किसान चाची ने अपनी इस बात में मुझे लग रहा है कि आज के सारे पैनल्स का सार थोड़ा दे ही दिया। तो ये एक प्रेरणा है जो हम सब ले सकते हैं। बहुत ही सीधे शब्दों में उन्होंने बताया, लेकिन सीधे शब्दों में उमाशंकर जी आपने भी एक बात कही, एक स्लोगन दिया जो सिंपल था, सीधा था और लोगों को समझ में आया, और उसकी वजह से पानी जो होता है उसका संरक्षण आपके गांव के इलाके में हो पाया। अपनी कहानी थोड़ा बताएं। मैं आज तक किसान चैनल के ग्रुप एडिटर जी और उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं। उपस्थित मेरे साथ मंच पर पद्मश्री सम्मानित उपस्थित सामने किसान बंधु सभी को धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं किसान तक ये देश का, दुनिया का सर्वोच्च किसानों का चैनल बने, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मैं ऐसे गांव से आता हूं जिस गांव में किसी समय न जाने के रास्ते थे, न बिजली थी, न रोड थी, हेल के पानी में हम लोग गए हैं। मैं बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। अपराधियों का गांव था, पानी 150 फीट पर भी नहीं था, मालगाड़ी से पानी रोज बांदा से चित्रकूट जाता था। पुरखों की बेजोड़ जल जोड़ने की जो पद्धति है उसको मैंने जगाया, उसका नाम था खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप सबके सहयोग से, क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, मीडिया का योगदान है, हमारे लाखों किसानों का योगदान है कि भले ही आज मेड़बंदी पूरे देश में मेरे नाम से जानी जाती हो, लेकिन इसका जो श्रेय है वो हमारे पुरखों को है। एक पैसा नहीं लगता, मेरी कोई एनजीओ नहीं है, मैंने कोई संस्था नहीं बनाई, मेरा कोई कार्यालय नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है, एक नया पैसा मैंने कोई अनुदान नहीं लिया है अपने 33 सालों में। जब भी ये आप सबका सहयोग, और किसी पुरस्कार के लिए आवेदन नहीं किया है। जल योद्धा देश का पहला पुरस्कार मुझे मिला
तब भी आवेदन नहीं था। जब 99 में मुझे स्टेट अवार्ड सूरज भान साहब ने दिया था तब भी आवेदन नहीं था। और आज भी मेरे साथियों ने ही पद्मश्री के लिए आवेदन किया है, ऐसा मुझे जानकारी हुई है। लेकिन अगर काम में क्वालिटी है, और जिस बुंदेलखंड में कभी मालगाड़ी से पानी जाता था चित्रकूट, उस बुंदेलखंड में मालगाड़ी से धान आ रहा है। और पिछले 7 वर्षों में सरकार ने 1200 करोड़ रुपए से अधिक का धान डायरेक्ट किसानों से खरीदा है। जब खेत में पानी नहीं होता तो धान नहीं होता। मैं इसका ये बता रहा हूं कि पूज्य नानाजी देशमुख जी का सहयोग है, लेकिन किसानों का आचार्य विनोबा जी का जो भूदान की यात्रा थी, और मैंने उसको नाम दिया मेड़बंदी यज्ञ अभियान, और उससे लाखों किसान, द्वारकाधीश के कुरंगा में मैंने काम किया, विदिशा में जहां 1 किलो धान नहीं पैदा होता था, पिछले 4 वर्षों में 20 लाख से अधिक कुंटल धान पैदा हुआ। बुंदेलखंड में 15,600 करोड़ रुपए का गेहूं सरकार ने किसानों से खरीदा है। मुझे नहीं पता, बुंदेलखंड के बांदा जिले का वाटर लेवल 2 मीटर ऊपर आया, सब भूजल की रिपोर्ट है। अटल भूजल योजना बनी, वो जखनी मॉडल पर बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना उनको मेरी बात मन की बात में उल्लेख किया, और एक बात ये भी आई कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर के प्रधानों को पत्र लिखा कि मेड़बंदी सहित परंपरागत तरीकों से पानी रोकें। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा कि पानी बचाना, अगर किसानी की बात है तो किसानी से पहले पानी है, और मैं ऐसा मानता हूं कि पानी के पहले किसानी की चर्चा हो, क्योंकि किसान के लिए पानी जरूरी है। और पानी बचाना सरकार का काम नहीं है, समाज का काम है। हजारों साल पहले हमारे यहाँ उत्सव में तालाब बनते थे और दुख में तालाब बनते थे। इसलिए सरकार ने जब से तालाबों को ले लिया, मुझे लगता है आजादी के पहले 25 लाख तालाब थे, अभी अनंत भाई से कह रहे थे, सब लोग चर्चा कर रहे थे, आज हमारे देश में 5 लाख तालाब हैं, उनमें से 2 लाख तालाब में पानी है। इसलिए और हम चर्चा करेंगे अभी आपसे। आप तालाब की बात कर रहे हैं, आप पानी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सिद्धपाल जी, आपने तो तालाब से खेती को उठा करके खेत में सिंगाड़ी की खेती कर दी, तो तालाब की जरूरत आपको नहीं पड़ी। लेकिन तकनीक किस तरीके से आपको ले आई इस स्थिति में, ये बताइए। और आपको क्या लगता है कि किसानों को अब पद्मश्री के जरिए जो एक रिकग्निशन मिल रही है, उसका इंतजार किसानों को था, या आपको लगता है कि नहीं, आपका काम है, आप तो बस चल रहे हैं उस पर? धन्यवाद मैडम। सबसे पहले तो मैं इंडिया टुडे किसान तक, मैं आप सभी पत्रकारों का, मेरे सामने सभी किसानों का, सबका, मेरे साथी सभी पद्मश्री का धन्यवाद। आप लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाया। आपने कहा है, मेरी जो कहानी है, मेरा गांव भी एक ऐसा गांव था जिसके दोनों तरफ नदी है, और आने जाने के कोई साधन भी वहां पे नहीं है। ठीक, हम लोगों को केवल उन दोनों हिंडन नदी और ढमोला नदी में से गुजर के जाना पड़ता था। हमारी जो प्राइमरी शिक्षा हुए गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर हुए, जिसमें हमने कभी सर्दी के मौसम में भी जूते नहीं पहने हैं। और चूंकि हमारा मूल पेशा खेती है, पिताजी ताऊजी सब हमारे खेती करते थे, हम लोगों ने, उन्होंने हमें पढ़ाया। पढ़ाने के बाद मैंने मेडिकल का कोर्स किया, उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट की। लेकिन 1995 में जब ग्राम पंचायत का चुनाव आया, उस चुनाव आने के बाद ग्रामवासियों ने हमारी भाभी जी को प्रधान चुना। तो हम लोगों ने उसी क्रम में जो हिंडन नदी का एरिया था, जिसमें 5-5 फीट के ऊंचे नीचे टिल्ली थे रेते के, उस ढमोला नदी पे जिसमें से हम पैदल निकल के जाते थे, चाहे उसमें रपटा पुल निर्माण के लिए संघर्ष किया हो, जो पगडंडी पे पूरे ग्राम वासियों को साथ में लेकर के श्रमदान से खड़ंजा निर्माण का किया हो, हिंडन नदी पे रपटा पुल बनवाया हो। इसी बीच में हमारी इंद्रपाल जो तोमर, हमारे प्राविधिक सहायक, हमारे बीच में आए, और उन्होंने हमसे कहा कि आप ये जो पारंपरिक खेती करते हैं, गन्ना गेहूं धान, आप कृषि विविधीकरण को अपनाइए। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने 2 बीघा फ्रेंच बीन हम लोगों ने लगाई। गांव के बराबर में खेत था, लोग हमारा मजाक किया करते थे, अरे प्रधान जी आप लोग ये क्या काम कर रहे हैं। उसके बाद जब उसमें कीट पतंगों की समस्याएं आई, तो
कृषि विभाग में, उद्यान विभाग में, गन्ना विभाग में इंद्रपाल सिंह तोमर जी ने हमको संपर्क कराया और जो सबसे ज्यादा टेक्निकल सपोर्ट मिली है कृषि विज्ञान केंद्र से मिली है। कृषि विज्ञान केंद्र हमारे पीसी थे डॉक्टर पीके सिंह जी और उनकी पूरी टीम ने जिस प्रकार से गांव में आकर के किसानों के बीच में गोष्ठी के माध्यम से, किसान मेलों के माध्यम से और किसान के खेत पर आकर के जिस तरीके से किसान को प्रोत्साहित करने का काम किया है, उससे वो जो आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें नवीनतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके किस तरीके से हम अपने खेती को आगे बढ़, हम लोगों ने दलहन तिलहन का समावेश किया है, गन्ने के साथ सह फसली की खेती हम लोगों ने की है, गन्ना, गेहूं, धान और उसके साथ बागवानी हमने किया है, पशुपालन हमने किया है और जो एक सबसे बड़ा जो एक आश्चर्य जिसको माना गया है, एक प्लेन खेत में जिस तरीके से धान की रोपाई करते हैं उसी खेत में हम लोगों ने प्लेन खेत में सिंघाड़ा उत्पादन किया है। जो जब सिंघाड़ा लगाया, हमारे डॉक्टर साहब से हमने चर्चा की, सर हम ऐसे ऐसे, तो वो खेत तक आए। खेत पर आने के बाद उन्होंने हमने अपना पूरा वो समझाया, सर हम ऐसा ऐसा करना चाहते, तो केवल उसमें जिस तरीके से हम धान के खेत में पानी भर करके ट्रैक्टर चला करके हम पडलिंग करते हैं, ठीक इसी तरीके से हमने पानी मेड़ मजबूत की और मेड़ मजबूत करने के बाद हम लोगों ने सिंघाड़े की रोपाई कर दी और वो सिंघाड़ा उसने उसकी क्वालिटी, उसका स्वाद और उसका जो टेस्ट है, मार्केट में जब हम लेकर के जाते हैं सिंघाड़े को, तो जो मंडी में जो मांसाखोर जिनको बोलते हैं उनको आदत है उठा के खाने की। यदि किसी ने एक बार उठा लिया वो जरूर लेकर के गया। तो हमारे खेत से सिंघाड़े और उससे जो आसपास के क्षेत्र में किसानों ने उस टेक्नोलॉजी को अपनाया, तो निश्चित वो जून से लेकर के दिसंबर तक इस अवधि में कोई भी फसल इतना मुनाफा नहीं देती जितना सिंघाड़ा मुनाफा देती है। तो आपने प्रयोग किया, तकनीक का इस्तेमाल किया और देखिए आपको पूरी सफलता भी मिली। यहाँ पर भारत भूषण साहब, आप सिर्फ खुद एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, प्रयोग नहीं कर रहे, बल्कि आप दूसरों को भी उसकी प्रेरणा दे रहे हैं। आप ऑर्गेनिक खेती में अपना खर्च उठा करके लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं। तो आपने क्यों चुना कि अपना फायदा न सिर्फ किया जाए, आगे भी कुछ किया जाए, क्या वजह रही? देखिए, मंच पर सभी मेरे साथी और मेरे देश के पूरे ही किसान भाइयों और खेती से जुड़े हुए सभी तंत्र को मैं प्रणाम करते हुए एक बात कहना चाहूँगा। जो बात अभी आपने पूछी है, ये सवाल मेरा भी बहुत पुराना है। सन 1987 में आधुनिक खेती करते हुए मुझे ये पता लगा कि देश में कृषि का उत्पादन बढ़ा है लेकिन किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी है। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो हमने इसका एक आर्थिक विश्लेषण किया और आर्थिक विश्लेषण करने के बाद हमको पता लगा कि खेती के लिए जो मैंने ट्रैक्टर लिया है उसकी खरीद मैंने बाजार से की है, उसका ईंधन, पुर्जा, मरम्मत सब बाजार से आता है। पानी के लिए सभी साधन, मशीन, ईंधन, पुर्जा, मरम्मत बाजार से आता है, खाद बाजार से आता है, बीज बाजार से आता है, दवाई बाजार से आती है। तो मुझे पहली बार ये पता लगा कि मैं खेती नहीं करता बल्कि मैं बाजार की कठपुतली बन गया हूँ और ये आधुनिक खेती नहीं है, ये खेती का बाजारीकरण है। इस बात को इस देश के लोगों को समझने की जरूरत है। आज तक के इस मंच पर मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि देश के सामने एक बहुत बड़ी चर्चा सामने आई है कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़े। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आमदनी का मुद्दा नहीं बल्कि आमदनी से ज़्यादा बड़े मुद्दे जीने से जुड़ गए हैं। चाहे प्राकृतिक असंतुलन है, आर्थिक असंतुलन है, सामाजिक असंतुलन है, कृषि का कोई सम्मान नहीं है, गांव में कोई खेती करना चाहता नहीं। इन सभी सवालों के उत्तर हमको खोजने हैं। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मैं 10 वर्ष तक लगभग पूरे देश में घूमा और देखा कि रसायनों से मुक्त करने के लिए, बाजार से मुक्त होने के लिए मुझे क्या तरीके अपनाने की जरूरत है। यहाँ भी 10 वर्षों में जो घटनाएं मेरे सामने घटी उनसे भी मैं बड़ा हतप्रभ रहा
कि यहाँ तरीकों की चर्चा बहुत ज़्यादा है, यहाँ प्रकृति की व्यवस्था पर कोई किसी का अध्ययन नहीं है, ना कोई शोध है, ना शिक्षा है, ना नीति है। मैं पूरे देशवासियों को इस बात के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि 2015 में बस एक आस जगी कि हम जब गांव के माहौल को देखते थे तो इलेक्शन आते थे और कभी बिजली की चर्चा है, कभी बाजार की चर्चा है, कभी रेट की चर्चा है, ये चर्चा हम सुनते रहे। 2015 के आसपास आते हुए पहली बार एक आवाज आई कि किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए। वो आमदनी कैसे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ये विषय अलग था, लेकिन इस देश में किसानों की आमदनी एक मुद्दा बनी और मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत साधुवाद देता हूँ कि वहीं से हमारी जिंदगी में ऑर्गेनिक खेती को लेकर एक सम्मान बढ़ा, चूँकि उससे पहले हमारी बात को ना वैज्ञानिक सुनता था ना गांव के लोग सुनते थे। पीड़ा यह थी कि तरीके भी हमारे पास सफल नहीं थे, तो हमने उस दिशा में बढ़कर कुछ काम किए और एक बड़ी ताकत ये मिली कि अब मुझे किस तरीके से काम करना है। तो एनालिसिस के जरिए ये पता लगा कि जो सहकारिता है, जो कृषि का व्यवसाय है और जो कृषि है वो प्रकृति और मनुष्यों का एक साझा कार्यक्रम है। इसको कोई अलग अलग से कोर्स करने की जरूरत नहीं थी। इसमें एक ही अंतर्द्वंद हुआ कि राजनीतिक लोगों ने कृषि को अलग दृष्टिकोण से देखा, वैज्ञानिक ने अलग दृष्टिकोण से देखा, गांव के लोगों ने अलग दृष्टिकोण से देखा और व्यापारी वर्ग ने अलग दृष्टिकोण से देखा। ये दृष्टिकोण के भेद के कारण ही कृषि की दुर्दशा हुई, आज भी है, और यदि इसी पर हम गंभीर होकर चर्चा नहीं करेंगे तो कोई रास्ते नहीं निकलेंगे। मैं उस समय की छोटी सी घटना आपको बताता हूँ कि एमएसपी मिनिमम क्यों और एमआरपी ज़्यादा क्यों, मैक्सिमम क्यों, और मैं तो बेचता मिनिमम से हूँ और खरीदता एमआरपी पर हूँ और कोई कहने सुनने वाला नहीं है। ये सवाल थे हमारी जिंदगी के। इन सवालों को खोजने के लिए परिवार के साथ बहुत ही एकजुट होकर काम किया और किस तरीके से पूरा परिवार खेती से जुड़ेगा, चूंकि आधुनिक खेती से पहले भारत में खेती परिवार की खेती थी। तो अब हमने उसमें बहुत छोटा सा समय जरूर लूंगा कि ये देश के साथ चर्चा हो रही है और आज तक को बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। उसमें एक बात निकल कर आई कि मैं उत्पादक जब तक हूँ तब तक मेरे पास कोई कीमत निर्धारण करने का अधिकार मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं प्रोसेसिंग की तरफ बढ़ता हूँ तो कीमत निर्धारण करने का अधिकार मेरे पास आता है। मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, बस यहीं से एक रास्ता बदला और पूरे परिवार ने एक संकल्प लिया कि अब अपने कच्चे माल को नहीं बेचेंगे और कच्चे माल को उत्पाद तैयार करते हुए अपना ब्रांडिंग पैकेजिंग करके आगे बढ़ेंगे। और मैं देश के सामने ये निवेदन पूर्वक बताना चाहूँगा कि आज मेरे परिवार में ही मार्केटिंग का काम भी हम करते हैं, उत्पादन का भी है और पूरे देश के साथ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का काम भी करते हैं, प्रोसेसिंग का काम करते हैं। हमारा अपना ब्रांड है, बिक्री है और हमारे साथ हजारों किसानों का एक जमावड़ा है पूरे परिवार के रूप में। पूरे देश के साथ में लाखों किसानों के साथ अपने संबंध हैं। मैं अंत में एक छोटा सा निवेदन बस आपके सामने करना चाहूँगा कि देश की जो नीति थी, हमारे बीच में विनोद जी जैसे लोग हैं, सहकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा देश की जो कृषि नीति बनी थी वो परिस्थितियों से बनी थी। अब हम उसको व्यवस्था के साथ सजाएं। हमारे पास नीति नहीं है, हम बजट को नीति बोलते हैं। बजट नीति नहीं होते, बजट साधन होता है। नीति है जहाँ पर हम नियंत्रण, संतुलन और व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, शिक्षा का मौलिक स्वरूप बदलते हैं, हम अपने अनुसंधान की दृष्टि बदलते हैं, हम अपने आर्थिक असंतुलन के कारण खोजते हैं, हम अपनी बेरोजगारी का कारण खोजते हैं, हमारे गांव क्यों टूट गए, जो एक किसान 1 किलो गेहूं जमीन में डालकर 100 किलो पैदा करता है वो कर्जदार कैसे हुआ, और जो 1 किलो कच्चे माल से 950 ग्राम बिस्कुट और आटा बनाता है उसकी बैलेंस शीट कैसे बढ़ती चली गई। ये सवाल पूछना चाहिए इस देश के अर्थशास्त्रियों से। ये विषय है, किसान कोई भीख नहीं मांग रहा है, किसान अपने हक के लिए कह रहा है। वो जानना चाहता है कि यदि असंतुलन के कारण दुनिया में कुपोषण है,
पर्यावरण का प्रदूषण है, पानी का संकट है, प्राकृतिक असंतुलन है, तो इसकी जिम्मेदार क्या किसान है? इन सभी मुद्दों पर हमको गहरी चर्चा करने की जरूरत है। और मैं अंत में सभी को हृदय से साधुवाद करते हुए यही कहूँगा कि भारत सरकार के द्वारा जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को लेकर, उसके प्रमाणीकरण को लेकर, देखिए एक छोटी सी घटना और सुनाऊंगा, बस मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। 2015 में भारत में पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह निःशुल्क प्रशिक्षण सर्टिफिकेशन कार्यक्रम था, जिसकी कोई उत्तर पूरी दुनिया में नहीं है। ये पूरे भारत में अकेला कार्यक्रम है पूरी दुनिया में कि केवल और केवल किसान अपनी जिम्मेदारी से एक्रीडिटेशन को समझकर अपना सर्टिफिकेशन निःशुल्क कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी किसानों तक ये सूचना नहीं है कि जैविक खेती का प्रमाणीकरण वो निःशुल्क अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं। मैं ये जो गैप है कि ये सरकार चाहती है देश बदले, अर्थव्यवस्था बदले, हम आत्मनिर्भर बने, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें, पर विपक्ष और विरोध की मानसिकता से कुछ निकलेगा नहीं। मैं राजनीतिक लोगों से भी, धार्मिक लोगों से भी, सामाजिक लोगों से भी, मनुष्यों से, नीतिकारों से, सबसे निवेदन करने आया हूं आज कि आज तक के इस मंच के द्वारा एक आवाज उठनी चाहिए कि खेती साझा कार्यक्रम है और साझा संवाद के जरिए ही हमको हल निकालने की जरूरत है। अपनी अपनी विशेषज्ञता से सब टूटेंगे, बिखरेंगे, थकेंगे, कोई रास्ता निकलेगा। सभी को नमस्कार। और जो त्यागी साहब ने कहा, बिल्कुल वही किसान तक का उद्देश्य भी है। अगर कोई इस तरह की जानकारी है तो वो किसानों तक पहुंचे, एक एक किसान तक पहुंचे, यही हमारी कोशिश रहेगी। चौहान साहब, आपने दूरदर्शिता दिखाई थी किसानी में, और अक्सर हमारे देश में यही होता है कि किसान जो है वो अपने एक क्रॉप के साइकिल में आज कर्ज, आज लिया, कल कटाई करके बेच करके पैसा कमाओ, उसमें दूर का नहीं सोच पाता है। तो वो आपने कैसे किया और क्या सीख देंगे आप आने वाले किसानों को? मेरे साथी जो पद्मश्री अवार्डी मंच पे है, सबने अपने अपने अनुभव बताए, सबने अच्छी अच्छी बातें आपको बताई। मैं भी छोटा सा अपना अनुभव बताना चाहूँगा आपको। तो 1980 में मैंने खेती करनी शुरू करी और सबसे पहले बासमती धान की खेती शुरू की और उसमें किसानों को अच्छी आमदनी हुई। पूरे क्षेत्र में बासमती धान की खेती फैल गई। 1985 के चलते उसमें एक बीमारी आने लगी, झुलसा रोग, जिसमें कि बाल खराब होने लगी और एक शुरू हो गया, एक जहर का एक प्रकोप शुरू हो गया। उस समय किसानों की आमदनी घटनी शुरू हो गई। उस समय 1988 में हमने ये जांच लिया कि हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं। जितना इंसेक्टिसाइड का स्प्रे जितना कर रहे हैं उतना ही किसान ज्यादा घाटे में जा रहा है और उसका कोई असर भी नहीं हो रहा है। तो जैविक खेती करने की शुरुआत की कोशिश करी। उसके बाद में बासमती धान के प्रोसेसिंग करने की कोशिश करी, पर ज्यादा कामयाबी मुझे नहीं मिली। इसी बीच में मैं गाँव का सरपंच भी रहा, राजनीतिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लेता, साथ साथ रहता था। 1998 में पता चला कि बेबीकॉर्न की कोई खेती होती है और मैंने बेबीकॉर्न की खेती शुरू की। पहले मैंने की, फिर पड़ोस के किसानों ने, फिर पूरे गांव ने अपना लिया, फिर पूरे क्षेत्र ने अपना लिया। जब दिक्कत आई मार्केटिंग करने की, सबसे पहले मार्केटिंग करते थे हम खान मार्केट, 5 स्टार होटल, कुछ थोड़ा माल होता था बिक जाता था। ज्यादा बोने पे पता चला कि बिक ही नहीं पा रहा, तो लॉरेंस रोड जो प्रोसेसर थे उनको कोशिश करी, आजादपुर मंडी में शुरू करी। और जब पता चला कि जितना माल पैदा हो रहा, खपत इतनी नहीं हो रही, तो एक प्रोसेस यूनिट लगाने की सोची। 2009 में पहली प्रोसेस यूनिट लगाई। इसी बीच में और अन्य काम भी शुरू किए, जैसे मशरूम की खेती शुरू कर दी, मधुमक्खी पालन शुरू कर दिया, एक डेयरी की स्थापना करी, उससे भी आमदनी बढ़ी और इसमें अवार्ड, सरकार ने अवार्ड देने भी शुरू कर दिए। तो 2009 में पहली इंडस्ट्री हमने लगाई, प्रोसेसिंग प्लांट लगाया, जिसमें हम अपने किसानों को 4 फसलों, बेबीकॉर्न, स्वीट कॉर्न, मशरूम और टमाटर का मिनिमम गारंटी प्राइस हमने देना शुरू कर दिया, जिसकी चर्चा होती रही, समाज में हुई, सरकार में चर्चा हुई। इसलिए पूसा ने भी अवार्ड देना शुरू कर दिया और 2011 में एनजी रंगा अवार्ड जो डाइवर्सिफिकेशन के लिए मिला। 2012 में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के दूसरी इंडस्ट्री लगाई, 2016 में तीसरी इंडस्ट्री लगाई और 2019 में चौथी इंडस्ट्री लगाई। और अब हमारे यहाँ के जो किसान हैं, 10,000 किसान हमारे से जुड़ गए हैं, जो बेबीकॉर्न की खेती करते हैं, स्वीट कॉर्न की, टमाटर की खेती करते हैं, मशरूम की खेती करते हैं। सबको हम एक गारंटी प्राइस अपने किसानों को देते हैं और वे आज़ाद है, मंडी बेचो, अच्छा रेट जहाँ मिलता है वहाँ बेचो, और उसके साथ में यदि नहीं बिकता है तो हम लेते हैं, कोई किसान इसमें
बाध्य नहीं है। इनसे किसानों की आमदनी बढ़ी क्योंकि एक गारंटी प्राइस किसानों को मिल गया। इसी श्रृंखला में एफपीओ, सरकार ने एफपीओ की प्लानिंग शुरू की। पहले 2012 में सरकार ने एक एफपीओ बनाया, वो नहीं चल पाया। 2016 में हम पीओपीआई बने, नाबार्ड के, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसने 2 एफपीओ बनाए, जिस एफपीओ के माध्यम से हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और अटेरना का और आसपास का बेबीकॉर्न प्रोसेस होकर, मतलब पैकिंग होकर लंदन की मार्केट में जाने लगा और साथ में कई और देशों में जाने लगा, और साथ में स्वीट कॉर्न को प्रोसेस करके नॉर्वे और दूसरे अन्य देशों में जाने लगा। तो अभी हमने 2 पैक हाउस लगाए हैं, जिसमें जो 6 करोड़ की लागत से 2 पैक हाउस हमारे, एक चालू हो गया जो माननीय मंत्री जी ने अभी 17 नवंबर को इसका उद्घाटन किया था, और दूसरा पैक हाउस चल रहा है जिसमें इस क्षेत्र की जो जितनी सब्जियां होगी उनका निर्यात होगा। ऐसी हमारी ये योजना चल रही है। और हमारे पास एक्सपोर्टर काफी आ रहे हैं माल लेने के लिए, क्योंकि भारत में जनसंख्या ज्यादा है, छोटी जोत है, और यहाँ वर्कर ज्यादा है। दूसरे देशों में आदमी नहीं है, तो जो हाथ से वर्क काम होता है खेती में, उसके यहाँ से बहुत संभावना है। जैसे भिंडी है या बेबीकॉर्न है, जो मशीनरी जिसमें नहीं आई है, उन सब का प्रोसेस होकर, जैसे सनोपी है, और भी बहुत से आइटम है जो यहाँ से हिंदुस्तान से विदेश में निर्यात किए जा सकते हैं। इसके साथ हमें किसानों की जो है आमदनी बढ़ी। 10,000 किसान हमारे से जुड़ गए, और 2019 में इसलिए पद्मश्री दिया गया। और हमारी इंडस्ट्रीज में 500 के करीब महिलाएं काम करती है, और से बहुत से लोगों को रोजगार मिला है। तो एक लोकल स्तर पर रोजगार का सर्जन हुआ, साथ में किसानों की आमदनी बढ़ी। यही मेरा अनुभव रहा है। और साथ में एसएफएससी के द्वारा हम एफपीओ भी प्रमोट कर रहे हैं। सरकार ने हमें काम किया कि दूसरे जिलों में जाके या दूसरे प्रदेशों में भी जाकर इस काम को आगे बढ़ाओ। तो हम पूरे देश में 25 एफपीओ बना रहे हैं, वहाँ के किसानों को जोड़कर उनकी प्रोसेस यूनिट लगवा रहे हैं। और ऐसे ही हम कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की आमदनी बढ़े, लोकल मार्केट या एक्सपोर्ट किसानों के माल का हो, यही हमारी आशा है। साथ में मेरे साथी त्यागी जी ने बात कही आमदनी बढ़ाने की। किसानों की आमदनी बढ़ नहीं रही, घट रही है। उसका विषय ये है कि बाजार पर निर्भर हो गए हैं हम। त्यागी जी इस बारे में बता चुके हैं पूरा, मैं पूरा इसमें बताना नहीं चाहूँगा, परंतु फिर भी हम इतनी चीज़ें खरीद रहे हैं, और अनावश्यक जो प्रयोग कर रहे हैं हम रासायनिक खाद का और पेस्टिसाइड का, जितना जरूरत है उतना करना चाहिए, पर अनावश्यक कर रहे हैं। उससे सरकार पे, उस पर किसान पर भार पड़ रहा है। आमदनी उससे किसान की घट रही है, उसको हमें छोड़ना होगा। और साथ में हमें प्राकृतिक खेती की तरफ भी बढ़ना होगा। कुछ खेती हम एकदम नहीं कह रहे कि एकदम प्राकृतिक खेती पे चले जाओ और देश को नुकसान हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता इस और जा सकते हैं। और मेरा अनुभव है कि यदि हम रासायनिक खाद का ज्यादा प्रयोग नहीं करते हैं, पेस्टिसाइड का ज्यादा प्रयोग खेती में नहीं करते हैं, प्रकृति में एक अपना गुण है, जब फसल में कोई बीमारी लगती है, ऐसे ही उसमें ताकत आ जाती है उस बीमारी से लड़ने की। जैसे मनुष्य में आती है, मनुष्य बीमार होता है तो मनुष्य का शरीर खुद को बीमारी ठीक करता है, दवाइयाँ तो हमारी सहायक होती है। इसी तरह से फसल में भी ऐसा गुण है और वे बीमारी हट जाती है। मेरा भी अनुभव होता है। मैंने दिसंबर में सरसों बोई थी, और इसलिए बोई थी कि शायद अब होगी नहीं, क्योंकि लेट हो गई थी बहुत। उसमें चिप्पा लग गया 10 दिन पहले बहुत सारा। मैंने अब खत्म हो गया, वो स्प्रे कर दो, ये कर दो, मतलब ये ट्रायल करते हैं, स्प्रे नहीं करते। कुछ दिन बाद गया तो धूप निकली और सारा चेपा खत्म और सरसों बहुत बढ़िया हो गई। तो ये मेरा ऐसा मानना कि अपने आप ही समय ही फसल जो है अपने आप को ठीक कर लेती है। प्रकृति ही सब कुछ कर लेती है। प्राकृतिक समय अपने आप को ठीक करती है। धन्यवाद। देखिए, ये सब जो आपके सामने बैठे हैं, ये कई सालों का अनुभव है। कई 100 साल मेरे ख्याल से अगर मिला लें तो 100 साल से भी ऊपर के अनुभव हमारे सामने हैं। और सबने हमें ये बताया कि किस तरीके से खेती को आगे ले जाया जा सकता है। दूरदर्शिता के जरिए प्रोसेसिंग एक चीज है जो कि सबने कही कि आपको आय बढ़ाने का मौका दे सकती है। आप सब हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निवेदन करूंगा देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को कि जिन्होंने पानी और पेड़ पर परंपरागत जल संरक्षण के लिए पद्मश्री दी, किसानों को पद्मश्री दी, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही हमारे देश में जो 5 जल योद्धा पैदा हुए, पहले जल योद्धा महाराज भागीरथ जो गंगा लेके आए, फिर माता अनसुईया जो मंदाकिनी लेकर आई, फिर महाराज भोज जो भोपाल ताल लेकर आए, फिर महारानी दुर्गावती जिन्होंने गोडाउन में सैकड़ों हजारों तालाब बनाए, फिर महारानी अहिल्याबाई होलकर। अब मैं निवेदन ये करूंगा आने वाली पीढ़ी से जो यहाँ पर आपके माध्यम से देख रही है कि महाराज भागीरथ गंगा को तो ले आए, लेकिन आने वाले भागीरथों की जिम्मेदारी गंगा को बचाएं, ऐसी मेरी सबसे प्रार्थना है। और आने वाली पीढ़ी अपने पिता की सेवा, अपनी माँ की सेवा। मैं हर जगह बात इसलिए कहता हूं
कि मुझे 2016 में कैंसर हो गया था। मेरी माँ के आशीर्वाद से मैं पूरी तरह से ठीक हुआ। गणेश जी भगवान तब बने जब माँ की परिक्रमा किया, पिता की किया। भगवान राम तब बने जब पिता के कहने से वनवास गए। मैं आज तक चैनल इंडिया टुडे ग्रुप को आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबने हमें बुलाया। आपका कोई भी कार्यक्रम अगर जल संरक्षण का होता है, हम आपके साथ हैं, जहां भी आप हमें बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। आपने भागीरथी का नाम लिया, आपने इतने सारे भगवानों का नाम लिया, तो तुलसी भी जरूर लेते जाइए। देते रहो। एक ही बात कहनी थी मुझे, अगला कार्यक्रम जब हम करेंगे ना, ये पैनल सबसे पहला पैनल होगा। आप सबको अभी हम आमंत्रित कर रहे हैं, जरूर आइएगा, क्योंकि इस पैनल का टाइम कैसे निकल गया हमें पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर स्टेइंग। आई थिंक ऑल ऑफ अस हु स्टेड बैक, आई थिंक learned so much about farming and kisan that it is unbelievable. Thank you very much. वास से, हौसलों से अपने सीने के, महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। पूछिए किसी भी किसान से, छोटा हो या बड़ा, कितना बेशकीमती होता है उसके लिए जमीन का एक टुकड़ा। सींचता है खेत को अपने पसीने से, धानुका पर विश्वास से, हौसलों से अपने सीने के, महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता। और इसके साथ ही हम अपने आज के इस खास दिन को समाप्त करते हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये बेहद खास दिन था हमारे लिए, किसान तक के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप सब हमारे प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ेंगे जरूर। शुक्रिया। कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। पूछिए किसी भी किसान से, छोटा हो या बड़ा, कितना बेशकीमती होता है उसके लिए जमीन का एक टुकड़ा। सींचता है खेत को अपने पसीने से, धानुका पर विश्वास से, हौसलों से अपने सीने के, महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। पूछिए किसी भी किसान से, छोटा हो या बड़ा, कितना बेशकीमती होता है उसके लिए जमीन का एक टुकड़ा। सींचता है खेत को अपने पसीने से, धानुका पर विश्वास से, हौसलों से। GIC was incorporated as a holding company on 22nd November 1972. General Insurance Corporation of India was reborn as an Indian reinsurer in November 2000. GIC Re, with subsidiaries having the right synergies, was the result of judicious consolidation. The Government of India holds majority ownership. Now, GIC Re is the largest Indian